हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो बेहतरीन चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सीए फाइनल लेवल के लिए ये चैप्टर चल रहा है। डायरेक्टर्स के टोटल 3 चैप्टर्स हैं। तीनों में पहला चैप्टर है जिसका ये सेकंड लास्ट वीडियो या फिर हम कह सकते हैं लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें अधिकतर चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ना। टाइटल अगर आप देखेंगे सो टाइटल में सेक्शन 167 टू 169 ये 3 सेक्शंस है जो आज हम कवर करेंगे। मींस कितने तरीके से यहाँ पर डायरेक्टर की छुट्टी हो सकती है हम इसको समझने वाले हैं। डायरेक्टर क्या वेकेंट यहाँ पर अगर हो रही है उसकी ऑफिस तो क्या प्रोविजन रहेगा, क्या उसको निकाला जा सकता है, क्या रेजिग्नेशन हो सकता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझते हैं। चलिए दोस्तों, चैप्टर बहुत ही शानदार चल रहा है। आप कहेंगे चैप्टर का नाम है अपॉइंटमेंट। ओके, अपॉइंटमेंट के साथ में चैप्टर में बताया गया क्वालिफिकेशन। ओके, तो सर अपॉइंटमेंट बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, ये क्या काम कर दिया आपने। आप बता रहे हैं कि ये डायरेक्टर का ऑफिस जब वेकेंट होगा तो क्या होगा। आप बता रहे हैं क्या यहाँ पर डायरेक्टर रिज़ाइन करके जा सकता है। आप पे बता रहे हैं क्या उसको निकाला जा सकता है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें ऑब्वियसली इट कम्स विद द पैकेज यार। अगर हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन मत बोलिए, यहाँ पर पूरा आप शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं कि अगर पूरे शेयर होल्डर्स किसी को अपॉइंट करके कंपनी का डायरेक्टर बना सकते हैं तो क्या सारे यहाँ पर डायरेक्टर्स को निकाला भी जा सकता है। यस, सारे से मतलब है कि जो जो एलिजिबल है इन सेक्शंस के हिसाब से उनको क्या रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल। क्या वो लोग रिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या यहाँ पर जो ऑफिस वेकेंट हो रहे हैं, वैकेंसी हो रही है, कब होगी, ये डायरेक्टर्स ऐसे कौन से काम कर देते हैं या कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे तो हम इनको बोल देंगे कि आपको ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ें इस सेक्शन में यहाँ पर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो यहाँ पे आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 167 की। बट बिफोर दैट आई वांट टू गो अ लिटिल बैक, यानी कि आपके थोड़े से पुराने सेक्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पूरे चैप्टर को माइंड में क्लस्टर्स में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो हमने कैसे ब्रेक किया इसको आप हमारे वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या बोला, सेक्शन 149 का टोटल कर रहे थे 15 आता है 149 का। मतलब कि यहाँ पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए जा सकते हैं उनके नंबर्स देखें। इंपॉर्टेंट, अगर वुमेन ना होती तो आज यहाँ पर मैन नहीं होते, तो वुमेन डायरेक्टर। उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149 में यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 1 के साथ में, क्लॉज नंबर 2 के साथ में, आगे सबसेक्शन नंबर 6 यानी कि 4 से लेकर 12 तक यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करी है। उससे पहले हमने सबसेक्शन नंबर 3 में रेसिडेंट डायरेक्टर की बात करी है, राइट। तो ये 149 में हमने सबसे पहले बात करी और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। नाउ अपॉइंटमेंट की बात हुई, चैप्टर में अपॉइंटमेंट नाम आया ना, तो अपॉइंटमेंट में सेक्शन 152 बात करता है। 1 से याद किया हमने क्या, फर्स्ट। सेकंड से याद किया सब्सिक्वेंट, और आगे याद किया हमने इसमें रोटेशन और उसका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट क्या हो सकता है, क्या सबसेक्शन नंबर 6, सबसेक्शन नंबर 7। 152 का जब ये अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हमने बात करी अदर टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अदर काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स में क्या बात किया हमने बात किया 160 का और 161 का। 160 बोला अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर क्या अपॉइंट किया जा सकता है। 161 में हमने बात करी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टर, जैसे हमने यहाँ पर बोला एडिशनल, हमने बोला कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होती है, हमने बोला ऑल्टरनेट, और हमने बोला नॉमिनी, ठीक है। मींस हमने इसको कैसे याद किया था, AFA, अफा दफा। AFA में हमने आर्टिकल्स याद करे थे, टिक क्रॉस टिक, आर्टिकल्स में स्पेसिफिक पावर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। इस तरीके से हमने इन चारों को यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखिए क्या क्या हो गया, बेसिक हो गया, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट हो गया, अदर काइंड हो गया। तो देखिए क्या क्या हो गया, 149 का बेसिक हो गया, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट हो गया, और अदर काइंड भी हो गया। इसके बाद में भी अदर काइंड में एक और कैटेगरी बची थी, वो था स्मॉल शेयर होल्डर्स, चिंदी लोग 51 रुपये का शगुन लेके जो आते हैं। 151 सेक्शन स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जा सकता है ये हमने यहाँ पर समझा। अब देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी बातें हो गई क्या, यस सर। क्वालिफिकेशन अगली हेडिंग है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा चैप्टर आपको यहाँ पर पूरा ब्रेन में फिट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की हेडिंग में हमने क्या बात करी, क्वालिफिकेशन होंगे यस, तो उसके साथ में डिस्क्वालिफिकेशन भी होंगे। सो 164 164 नाम का एक सरनेम का मेरा फ्रेंड था, वैसे मैंने आपको याद करवाया था।
165 में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, और 166 बार बार जो करना पड़ता है वो ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो ड्यूटीज़ की हमने बात कर ली। अभी भी कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है भैया, अभी सबके अपॉइंटमेंट की बात कर ली, कितने नंबर्स में हो सकते हैं ये बात कर लिया। ठीक है, अब जरा बताइए कि इनका रिमूवल कैसे होगा, तो ये अगला आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, वेकेंट हो सकता है, रिमूव हो सकता है, रेजाइग्नेशन हो सकता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद में कुछ चिंदी सेक्शंस और बचेंगे। चिंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियोस में हम देख के आए हैं, बट सेक्शन 152 से हम चालू करेंगे, सेक्शन 157 तक हमको कुछ चीज़ें देखनी है जो डिन नंबर के बारे में बात करती है। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे पेनल्टी वाले सेक्शंस, पनिशमेंट वाले सेक्शंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, दैट इज सेक्शन 170, 171, 172, ये सब देखना है हमको। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, फिक्र मत कीजिए। एक मैं स्पीडअप वाला एक समरी वीडियो भी करने वाला हूँ डायरेक्टर्स का, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। हम चालू करते हैं वेकेशन के साथ में। अब देखिए, डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है भैया, डायरेक्टर को अपॉइंट किया, तो या तो क्या क्या हो सकता है, देखिए ज़रा दिमाग लगाइए आप, उसकी टर्म खत्म हो सकती है, बराबर है। टर्म खत्म होने के लिए जितने टर्म के लिए उसको हमने अपॉइंट किया था, वो टर्म जैसी एंड हो जाएगी तो रेगुलर तरीके से उसका यहाँ पर ऑफिस भी वेकेंट हो जाएगा, वो चले जाएगा छोड़ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या हो सकता है, कोई सडन तरीके से ऑफिस भी खाली हो सकता है। सर वो तो कैजुअल वैकेंसी में कवर हो गया ना, सडन तरीके से जो प्लान्ड नहीं था, वी डिडंट सी इट कमिंग, वो क्या था सर, अचानक से डेथ हो जाना। कैजुअल वैकेंसी 161(4) को ज़रा याद कीजिए। ठीक है, इस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मेरे वीडियोस में क्या अच्छा लगेगा, आई नो आपको जो पसंद आएगा वो ये है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कब होगी, जब एक सेक्शन आएगा उससे रिलेटेड सेक्शन को आपको याद करना पड़ेगा। अंदर कंटेंट में जाके पढ़ने से बेटर है कि पहले ही उसको रिवाइज करो, जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो 161(4) में कैजुअल वैकेंसी के क्या क्या रीजंस देखे थे हमने, मैं आपको ले जाऊंगा ऊपर, अगर आप चाहिए तो हम नोट्स भी देख लेंगे, बट आप ज़रा यहाँ पर दिमाग लगाइए कि कैजुअल वैकेंसी कब होगी, सडन। कैजुअल किसको कहा गया है कि प्लान नहीं था, रेगुलर तरीके से नहीं हुआ है, अपने टर्म की एक्सपायर होने से पहले ही बंदा चले गया है, तो क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, क्या उसका रिमूवल हो जाए 169 के अंदर, ये भी रीज़न था। यस, तो वो सेक्शन हमको पढ़ना है। सर डिस्क्वालिफिकेशन अगर वो अट्रैक्ट कर लेता है 164 के, तो भी सर उसको जाना पड़ सकता है, बराबर है ना। सर एक रीज़न हमने देखा था रिमूवल के साथ में रेजिग्नेशन भी है, राइट, तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, राइट। सो कैजुअल वैकेंसी सडन तरीके से जो हो रही है, डेथ से हो रही है, निकाल दिया गया है, उसने रिज़ाइन कर दिया है, डिस्क्वालीफाई हो गया है, क्यों भैया ये सब सडन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी टर्म जो रेगुलर तरीका है, वो रेगुलर तरीके की वजह से उनका यहाँ पर काम नहीं हुआ है, इरेगुलर तरीके से उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया है। अब आपको समझना पड़ेगा, इतने तरीके हैं, निकाला जा सकता है बंदे को, उसको रिज़ाइन कर सकता है वो खुद, वो डिसक्वालीफाई हो सकता है, वो रेगुलर तरीके से बाहर जा सकता है। तो वेकेशन का मतलब क्या है, ठीक है, वेकेशन का मतलब देखिए आप, छुट्टी मानते वेकेशन का मतलब हम, ठीक है, तो बंदा छुट्टी पे चले गया, ये समझ लीजिए आप। इफ़ फॉलोइंग इवेंट्स अकर, द डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिमिट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर ये सब इवेंट होते हैं तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि वेकेशन एक ब्रॉडर टर्म हो गई, राइट, और उसके नीचे कैजुअल वैकेंसी आ रहा है, बिकॉज वन ऑफ द तरीका क्या है, वन ऑफ द वेज क्या है कि कैजुअल वैकेंसी होके भी यहाँ पर तो ऑफिस खाली हो जाता है ना, वेकेंट हो जाता है, राइट। तो कैजुअल वैकेंसी 161 सबसेक्शन नंबर 4 में फिल की जाती है। उसको फिल करने का तरीका हमने देखा था कि यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर उसको फिल करेंगे बोर्ड मीटिंग में, बट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पर देखिए क्या बात चल रही है कि वेकेशन होगा भैया, कब होगा, अगर ये इवेंट्स अकर होते हैं तो। सबसे पहला पढ़िए, अगर 164 के डिस्क्वालिफिकेशंस आपके अंदर आ गए तो आपको यहाँ पर ऑफिस को वेकेंट करना पड़ेगा। बार 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 सर ये 164 बोल रहे हो, क्या आपने पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। 149 वाले सेक्शन में जाके देखिए, उसके साथ में हमने 164 भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको रिवाइज करवा दूँ, यस, जो इंपॉर्टेंट है उतनी हम बात करते हैं। क्या भैया, इंडिविजुअल का डिस्क्वालिफिकेशन और कंपनी का डिस्क्वालिफिकेशन। इंडिविजुअल का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे है, अनसाउंड माइंड का हो गया भैया, कॉन्विक्ट हो गया 6 मंथ्स का, या ज़्यादा का हो गया 7 ईयर्स वाला भी हमने देखा था,
ठीक है। तो अगर 6 मंथ्स के लिए हो गए तो कितने साल के लिए आप वापस डायरेक्टर नहीं बन सकते, 7 ईयर्स के लिए हो गए तो लाइफ टाइम के लिए वापस से अपॉइंट नहीं हो सकते। अनसाउंड माइंड का हमने आपको बोल ही दिया है, ठीक है। आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो, आप इंसॉल्वेंट अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हो तो भी हम आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई बोल देंगे। ये सब तरीका है इंडिविजुअल का। इसके अलावा इंडिविजुअल में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था जो अगले सेक्शन को कवर करता है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। कंपनी का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है? अरे यार, किसी कंपनी ने यहाँ पर एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गड़बड़ करी, कंटिन्यूस 3 साल तक अगर उन्होंने फाइल नहीं करे हैं तो, ठीक है। सो 3 साल तक रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे, या फिर 3D, क्या बोलते हैं, 3D+I, यानी कि डेट, डिपॉजिट, डिविडेंड, इन सब में और उनके इंटरेस्ट के पेमेंट में अगर कुछ गड़बड़ करी है तो कंटिन्यूस फॉर अ ईयर, तो भैया कंपनी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और कंपनी डिस्क्वालीफाई हो गई मतलब उसके जो डायरेक्टर्स है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो अगर आप 164 का, देखिए इतना बड़ा इलेबोरेशन मैंने क्यों दिया आपको, यह समझाने के लिए। पॉइंट इतना सा लिखा है कि दिस डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 164, ठीक है। तो भैया क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो 164 बता रखे हैं, अगर उसमें आप आ गए तो फिर भैया आप यहाँ पर 167 में आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अरे यार, वेकेट करना पड़ेगा, बात समझ गए, पर 164 क्या है वो तो समझना ज़रूरी था ना, इसलिए मैंने आपको इतनी बड़ी रामायण बताई है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके 3rd चैप्टर में यहाँ पर कवर होने वाला है, बट वो अगला सेक्शन है, इसलिए आप उसको याद करिए। सेक्शन 184, देखिए याद करने का तरीका बताऊंगा, लिखते जाइए। 164, 184, 184 क्या बोलता है? कॉन्ट्रवेंशन अगर आपने सेक्शन 184 का कर दिया तो भी आपको ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। 184 दो बातें कहता है, ठीक है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। पहला पढ़िए, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। ओ माय गॉड, भैया पहले ही बोल दिया था हमने आपको, 164 के साथ में भी हमने आपको बताया था कि आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, लेट्स से कंपनी ए विद कंपनी बी कर रही है, कंपनी के बी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट होने वाला है और उसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई है। इस जनरल मीटिंग के पहले जो कंपनी ए है, अगर उसका कोई भी डायरेक्टर कंपनी बी या इस ट्रांजैक्शन के साथ में इंटरेस्टेड है, यानी कि लेट्स से कोई मिस्टर ए का रिलेटिव है जो कंपनी बी के अंदर डायरेक्टर है, तो कंपनी ए और कंपनी बी का जो डायरेक्टर है बीच में, वो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल हो गया, एक तरीके से इंटरेस्टेड पार्टी हो गई। तो यहाँ पर डायरेक्टर को ये बताना पड़ेगा और उसको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। तो 184 दो बातें बोलता है। पहली बात तो आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर होइए ही मत जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और अगर है कंपनी ऐसे कोई अरेंजमेंट में एंटर हो रही है तो आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कीजिए। कब डिस्क्लोज करना पड़ेगा? तो वो उसकी पूरी लिस्ट है, हर साल करना पड़ेगा, हर साल की सबसे पहले जनरल मीटिंग जब हो रही है तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपने करा तो बस चुपचाप अपना ऑफिस छोड़ देना और बाहर निकल जाना। 2 सेक्शंस हो गए, 164 हो गया, 184 हो गया। एक और सेक्शन आएगा क्या? एक और सेक्शन आएगा। उससे पहले मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, एक और फिगर है 12। 12 का फिगर क्या है सर? यार आप डायरेक्टर हो, एक बात समझने वाली है, हर डायरेक्टर को यहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स तो अटेंड करनी है। आपने एक नहीं, दो नहीं, चलो ठीक है, माना एक मीटिंग आपने नहीं अटेंड कर पाए, कुछ रीजंस हो सकते हैं, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा। बट अगर इन भाई साहब ने, किसी भाई साहब ने सारी की सारी बोर्ड मीटिंग जो साल भर में 12 महीने में हुई है वो कोई भी अटेंड नहीं करी है, और चाहे आपने उसका लीव ऑफ एब्सेंस दिया हो या नहीं दिया हो, दोनों बातें भैया, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि वहाँ पर डायरेक्टर ने लीव की एप्लीकेशन एब्सेंस के लिए दी है तो क्या हो गया? दिए तो आपने 12 महीने में अगर एक भी आपने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी है, तो फिर जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो यहाँ पर कंपनी के काम में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करने में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो बाहर जाओ ना, रहते ही क्यों हो, वेकेट कर दीजिए आपका ऑफिस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फिगर्स याद करिए, 164, 184 एंड 12। टेंशन नको करा, एक और आ रहा है भैया आगे, 217। अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि वेकेशन ऑफ ऑफिस कब होता है डायरेक्टर का, ठीक है। आई नो ये बहुत सारा खिचड़ी हो गया है, बट खिचड़ी जब मैं बोल रहा हूँ उसके साथ में ही हो रहा है, ठीक है। नाउ 217 भैया, कॉन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर 217। ओ हो 217 सेक्शन क्या सर? पहले तो अब ये याद करवाइए आप, कोई बात नहीं बच्चों, आइए बताते हैं। चलिए, तो आपका एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिनके लिए हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, ट्रिपल I वाला, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बराबर है। तो इसमें एक सेक्शन था 217। 217 बात कर रहा था इंस्पेक्टर के
पावर्स के बारे में और जो प्रोसीजर वो फॉलो करता है। उसके अंदर एक पॉइंट था कि इंस्पेक्टर सभी एम्प्लॉयज़ और सभी डायरेक्टर्स ऑफ द कंसर्न कंपनी को, यहाँ पर डायरेक्टर को भी और एम्प्लॉयज़ को भी इंस्पेक्टर का साथ देना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा और उसको यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए वो देनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर इंस्पेक्टर ने डायरेक्टर को बोला कि आइए मुझे लेजर दीजिए, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दीजिए, अगर ये सब चीज़ें मांगी गई और डायरेक्टर ने वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया और उसने कोई ऐसी गलत चीज़ प्रोवाइड करी जो फैक्चुअल नहीं थी, जो ट्रू एंड फेयर नहीं थी, उसने कुछ गलत बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करे इंस्पेक्टर को, तो सेक्शन 2171 बोलता है कि बॉस ये डायरेक्टर ना फंस चुका है, 6 मंथ्स की जेल तो होगी सही, फाइन तो लगेगा ही सही। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव सेक्शन आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, सेक्शन 217। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि अगर आपने इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में आपने ट्रिपल आई में अगर 217 में गड़बड़ करी है और आप कॉन्विक्ट हो चुके हैं, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, बस बात खत्म। ठीक है, ओके, चलिए आइए, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट फिर भी चाहिए तो आप देख सकते हैं 217 मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज, क्या, टू प्रोड्यूस एनी बुक्स, इंफॉर्मेशन, अपीयर बिफोर द इंस्पेक्टर, साइन द नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या हो सकता है भैया, तो गड़बड़ होगी ना, बस आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सिविल कोड के अंदर आपको यहाँ पर चालू हो जाएगी आपके अगेंस्ट में, क्योंकि यू वर अंडर एन ओथ, आपको सारा यहाँ पर चीज़ें देनी थी, जितने डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, बुक्स एंड पेपर्स फर्निश करने हैं, टू गिव इंस्पेक्टर ऑल असिस्टेंस, प्रिजर्व करना, प्रोड्यूस करना, ये सब काम था। ठीक है, वो आपको करना चाहिए था। तो अगर 217 में आप कॉन्विक्ट हो गए हैं तो भाई साहब आप फंस चुके हैं 6 मंथ्स के लिए, और यहाँ अगर कॉन्विक्ट हो गए तो आपको फिर ऑफिस खाली ही करना पड़ेगा। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए भैया, 164 हो गया, 184 हो गया, 12 हो गया, 217 हो गया। अब आइए अगला पॉइंट, ही मतलब डायरेक्टर जो यहाँ पर काम कर रहा है, हैविंग बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन द कैश। कैश क्या, थोड़ा याद आया क्या आपको, कैश हमने पढ़ा था यहाँ पर, कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी और उसकी होल्डिंग कंपनी, किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ वो, सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन दैट कंपनी। यार सिंपल सी बात है यार, होल्डिंग कंपनी का एक डायरेक्टर था, ठीक है, या चलिए होल्डिंग कंपनी में एक कोई एक्सपर्ट यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, इस एक्सपर्ट की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर इसको कंपनी के अंदर या फिर लेट्स से एसोसिएट कंपनी के अंदर उसको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया एज डायरेक्टर। ठीक है, अब इन भाई साहब को एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है। क्यों बनाया गया भैया, इनकी औकात यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी के एक्सपर्ट थे, बात समझिएगा। तो अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन द कैश, मतलब कैश कंपनीज के अंदर उसकी होल्डिंग थी, हमारे वाले केस में वो यहाँ पर एक्सपर्ट था, उसकी वजह से उसको डायरेक्टर बनाया गया था, एंड ही सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस। अब वो एक्सपर्ट नहीं बचा, उसको यहाँ होल्डिंग कंपनी से निकाल दिया गया है, तो उसको क्या यहाँ पर रखा जाएगा। The sole reason for which he was appointed in an associate company because he was holding a position of expert in the holding company. Now he is not. तो अभी के एसोसिएट कंपनी में उसको रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी हो गया, पॉइंट नंबर ई। अब आएंगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ और जी को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एफ और जी के साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हमको देखना है। ठीक है, उसके बाद में प्राइवेट कंपनी के पास में क्या ताकत है, पनिशमेंट क्या होगी, एंड वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट। ये सेक्शन 167 को पूरा गवर्न करता है। तो आइए देखते हैं भैया, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दे दिया कि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल दे सकते हैं क्या ऐसा, बिल्कुल। 164 में बोला था भैया कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल को अगर जची और उन्होंने बोल दिया कि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो देन यू आर डिस्क्वालीफाइड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced to imprisonment for 6 months or more। सिंपल सी बात है भैया, ऑफेंस 6 महीने से ज़्यादा वाला। ठीक है, अब फटाफट मेरे साथ में रहिएगा। 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, 12 मंथ्स, 217 ढंग से लिख देते हैं, 217 ट्रिपल आई वाला। ठीक है, इसके बाद में अभी हमने जस्ट देखा 5th पॉइंट क्या था हमारा कि कैश,
कैश में अपॉइंटमेंट था, उसकी वजह से यहाँ पर था, अब वो वहाँ से हट गया तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्या है, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, और अगला है ऑफेंस 6 मंथ्स। ये सब रीजंस हो गए भैया किसके, वेकेशन के, ये सब रीजंस हो गए। ठीक है, आई होप आपको सारा रिवीजन अच्छे से करवाया होगा मैंने यहाँ पे, और आपको पॉइंट भी समझ में आया होगा। नाउ एफ और जी में अगर आप आते हो इस कैटेगरी में तो आपको ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। बाकी सब केसेस में तो इमीडिएटली वेकेट आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, जब से आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं अंडर ऑल दीज पॉइंट्स। किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी डी एंड ई। अच्छा, ए बी सी डी ई वाला जो सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है ना, उसको आप एक्ट से मैच मत करिएगा। थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने यहाँ पर चेंज किया है। अगर आप मॉड्यूल में जाके पढ़ेंगे, एक्ट में पढ़ेंगे तो सीक्वेंस अलग है। ठीक है, बट समझने के हिसाब से मैंने लास्ट में इन दोनों को रखा है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर आप एफ और जी कैटेगरी में आते हो तो आपको हाथों हाथ ऑफिस खाली नहीं करना है। क्यों भैया, बाकी सब सिचुएशन में तो हाथों हाथ ऑफिस खाली करना पड़ेगा, बट एफ और जी में नहीं करना है। उसका सिंपल सा रीज़न है, देखिए कोर्ट का ऑर्डर आया है। ठीक है, आपने कोई ऑफेंस किया है जिसके लिए 6 मंथ्स की आपको जेल हुई है। दोनों ना थोड़े से डिस्प्यूटेबल है या फिर डिबेटेबल है। हो सकता है जो डायरेक्टर है उसकी गलती ना हो सकता है डायरेक्टर यहाँ पर कोर्ट के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाह रहा हो सकता है वो पिटिशन फाइल करना चाह रहा हो। तो ये सब चीज़ें भी तो हो सकती है, तो इमीडिएटली मत करो। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या कहा इन्होंने, ऊपर के 2 पॉइंट्स के लिए, एफ और जी के लिए इन्होंने एक्सेप्शन ये बोला कि ऑफिस जो खाली होगा ना वो 30 दिन के बाद होगा। जब से कॉन्विक्शन का ऑर्डर आया है, डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर आया है, उस डेट के 30 दिन के बाद में ऑफिस वेकेट होगा। तो भैया 30 दिन में क्या होगा, 30 दिन का गैप क्यों दिया गया है, 30 दिन का गैप इसलिए दिया गया है कि इन 30 दिन के अंदर अपील या पिटिशन फाइल की जा सकती है ना, मौका तो मिलेगा ना उस डायरेक्टर को। तो पहले तो आप प्लस 30 डेज बाद ऑफिस वेकेट होगा। ठीक है, उसके बाद इफ अगर 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर अपील या फिर पिटिशन को फाइल कर दिया गया है, यस, तो हम +7 डेज और देने वाले हैं। ठीक है, until expiry of 7 days from the date on which such appeal or petition is disposed of। disposed of बोला भैया, फाइल की गई है नहीं। जिस डेट पर यहाँ पर अपील या पिटिशन को डिस्पोज कर दिया है, चैलेंज कर दिया है, खत्म कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, जो भी किया उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके हम +7 डेज और देने वाले हैं। ठीक है, सो +30 तो ऑलरेडी था, अगर अपील कर दी तो हम +7 डेज और देने वाले हैं। ठीक है, अब अगर उन 7 दिन के अंदर अंदर फिर से कोई अपील अगर फाइल कर दी गई है, फर्दर अपील, बस फिर तो अब वो फर्दर अपील जब डिस्पोज ऑफ होगी तब हम देखेंगे, तब तक ऑफिस पे वो बंदा रहेगा। इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब है कि ऑल दीज डिस्क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पर दी गई है ऑफिस को वेकेशन करने के लिए बनाई गई है, राइट, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। बट इन ऑल दीज पॉइंट्स इमीडिएटली वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, बराबर है। बट इन दीज 2 पॉइंट्स यहाँ पर कोर्ट का या फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ रहा है और अगर आपके ऊपर ऑफेंस लग चुका है, 6 मंथ्स की जेल हो चुकी है, और इन दोनों केसेस में हम 30 दिन का आपको टाइम देंगे। 30 दिन में अगर आपने अपील या फिर पिटिशन कर दिया है तो जब तक वो डिस्पोज होगी उसके 7 दिन तक आपका ऑफिस वेकेट नहीं होगा। फर्दर अपील या फिर पिटिशन फाइल कर दिया गया है तो जब तक वो डिस्पोज नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर आपका ऑफिस मेंटेनेबल रहेगा। तो ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। टोटल यहाँ पर हमने 7 यहाँ पर देखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पर इवेंट्स देखे हैं जहाँ पर वेकेशन ऑफ ऑफिस हो सकता है डायरेक्टर का, और लास्ट के 2 पॉइंट्स के लिए हमने एक्सेप्शन भी देख लिया है। प्राइवेट कंपनीज को ना थोड़ी सी पावर दी गई है, प्राइवेट है ना यार, वो अगर इन ग्राउंड्स के अलावा यानी कि 7 के अलावा कोई एडिशनल और पॉइंट्स डालना चाहती है तो वो डाल सकती है। ठीक है, उसको आर्टिकल्स में पावर चाहिए रहेगी। ठीक है, स्टार मार्क लगा लो, अगर आर्टिकल्स में पावर है तो प्राइवेट कंपनी अदर ग्राउंड्स भी ऐड कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें से कोई भी इवेंट अकर हुआ और आपने ऑफिस वेकेट नहीं किया तो मिनिमम फाइन लगेगा 1 लाख रुपए का, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का, और जेल हो सकती है 1 साल की। ठीक है, एक सिनेरियो क्या है, अदर पॉइंट में उन्होंने क्या डाला है, एक सिनेरियो ये है, देखिए सोचा एकदम सही है, एक्ट तो सब कुछ सोच के बनता है ना। इन्होंने बोला यार लेट्स से 5 डायरेक्टर्स थे। ठीक है, 5 डायरेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया यार, कैसे गड़बड़ हो गया, चलो लेट्स से एक ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, फटाफट बोलो मेरे साथ में 184। ठीक है, एक का इंसॉल्वेंसी वाला मैटर आ गया, फटाफट बोलो 164। ठीक है, एक ने क्या किया, एक ने ऑफेंस किया,
ठीक है। ऑफेंस का अपील करी, अपील को डिस्पोज कर दिया गया, तो इसका ऑफिस भी वेकेंट हो गया। देखिए मैंने पूरी प्रोसेस बोली यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया, और रीजन बोलो फटाफट साथ में। आपने देखे 164, 184, भाई साहब ने 12 मंथ्स तक कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी, वापस ये भी बाहर हो गए, ठीक है। और इन्होंने, इंस्पेक्टर ने इनसे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ चीज़ें मांगी थी, इन्होंने नहीं दी और गलत दी। इस तरीके से पांचों के पांचों ही यहाँ पर ऑफिस वेकेट कर रहे हैं। अब क्या होगा भैया, तो अब नए डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, कौन अपॉइंट करेगा, कोई बचा ही नहीं कंपनी के अंदर। तो उन्होंने बोला इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी वेकेट देयर ऑफिसेज अंडर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अबव, इन दैट केस द प्रमोटर और इन हिज एब्सेंस द सीजी। तो प्रमोटर तो अभी भी है ना, प्रमोटर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। वो डायरेक्टर्स कब तक रहेंगे, जब तक जीएम में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। सो ये पूरा तरीका रहेगा। सो ये आखिरी पॉइंट था हमारा सेक्शन 167 का। 167 के ये टोटल 7 वेकेशन के तरीके थे जो हमने यहाँ पर समझ लिए दोस्तों, ठीक है। सब सेक्शंस को हमने समझ लिया है। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको उसी फ्लो में लिखा है। 164 है, 184 है, 20 का गैप है, ठीक है, 20 का गैप है, 20 का गैप है, 12 यहाँ पर आ गया है। 12 का उल्टा करोगे 1 2 का 2 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 7 7 क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ पर 7 केसेस हैं जो इवेंट्स क्रिएट होते हैं। 2 1 7 ट्रिपल आई वाला है, ठीक है। कैश अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद में क्या है भैया, ऑर्डर आ गया या फिर ऑफेंस हो गया, इन दोनों के अंदर। पर इन दोनों का एक्सेप्शन है, 30 दिन का टाइम देंगे। पिटिशन अपील फाइल हो गई तो 7 डेज का और टाइम देंगे। फर्दर हो गई तो जब तक डिस्पोज नहीं होगा तब तक का टाइम देंगे। प्राइवेट कंपनी के पास में एडिशनल चीज़ें हैं, पनिशमेंट है, और सभी डायरेक्टर्स अगर वेकेट करते हैं तो उस वाले केस में प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। 167, 1/3 ऑफ दिस वीडियो हैज़ बिन कंप्लीटेड। 1/3 कंप्लीट हुआ है, एक सेशन कंप्लीट हुआ है। हमको शुरुआत करनी है 168 की। जरा हेडिंग देखिए, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर ही छोड़ के जा रहा है बंधुओं, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या प्रोसीजर है। लेट्स हिट द सेक्शन 168। चलो बच्चों, अब यहाँ पर अगला सेक्शन आ चुका है जिसका नाम है 168, और वो है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए 167 में क्या हुआ था, 167 में भाई साहब यहाँ पर वेकेशन की स्थिति में आ गए थे। मीन्स हमने 7 इवेंट्स पढ़े, उनमें से अगर कोई भी एक हो जाता है तो आपको आपका ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा। 5 ऑप्शंस में इमीडिएटली करना पड़ेगा, 2 ऑप्शंस में आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, अपील और पिटिशन होने के बाद 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। जब तक डिस्पोज नहीं होती है तब तक आपका ऑफिस वहीं का वहीं रहेगा, वेकेट नहीं होगा। 167 में तो वेकेशन की कहानी थी, बराबर है। बट वेकेशन एक ब्रॉडर टर्म है। वेकेशन के अंदर या फिर कैजुअल वैकेंसी जो हमने पहले पढ़ी उसके अंदर क्या 168 और 169 ऑलरेडी कवर होते हैं? यस। तो पहले 168 और 169 को शुरुआत करने से पहले ये लिख लीजिए कि इन दोनों ही सेक्शंस में, इनके बेस पर अगर कोई बाहर निकलता है, निकाला जाता है, तो वो कैजुअल वैकेंसी 161 सबसेक्शन नंबर 4 के केस में आते हैं, और वो उसको कैजुअल वैकेंसी इस सेक्शन को फॉलो करते हुए फिल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। वेरी गुड। जब प्रोसीजर बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि बोर्ड मीटिंग में जाइए, बोर्ड मीटिंग में वो चीज़ रखिए और आगे अगली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूव करवाइए। क्या यह ऐसे अपॉइंटमेंट हो सकता है, कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जा सकता है? यस। चलिए चालू करते हैं 168। रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया यार, बाबू ने बोला कि मुझे काम नहीं करना भैया, मैं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टर आपका नहीं रह सकता हूँ। अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय फॉलोइंग द मेथड स्टेटेड हियर। क्या मेथड है भैया? तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको नोटिस देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ये बात तो पक्की है। आ जाइए वापस नीचे आ जाइए। पॉइंट नंबर 1 में आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। और नोटिस कैसे भैया? राइटिंग के अंदर नोटिस चाहिए। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है। सो राइटिंग के अंदर नोटिस चाहिए। वर्बली अगर बोल दिया गया तो क्या हम मानेंगे क्या? नहीं ना, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको राइटिंग में चाहिए। फ़ोन करके बोल दिया मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। हमको राइटिंग में चाहिए। राइटिंग मतलब आप ईमेल से भेज रहे हैं, राइटिंग में हो रहा है? यस, राइटिंग में हो रहा है, ईमेल है, बट उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए बराबर, वो चीज़ कंपनी की तरफ से एक्नॉलेज होकर आना चाहिए, तो हम मान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट राइटिंग होना चाहिए, दिस इज़ फॉर श्योर। तो सबसे पहले कंपनी को राइटिंग में एक नोटिस भेजा गया। कौन भेज रहा है भैया? पॉइंट नंबर 1 लिखते जाओ। डायरेक्टर भेज रहा है कंपनी को राइटिंग में एक नोटिस। ठीक है भैया, कंपनी को नोटिस मिल गया। कंपनी क्या करेगी? कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट और रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम डायरेक्टर, इंटीमेट द आरओसी इन फॉर्म नंबर DIR 12। DII डायरेक्टर के लिए बनाए गए सारे फॉर्म्स। ये देखिए बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे अभी आपके पास में, जिसमें हम डिन नंबर से भी रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सो DIR 12 के अंदर आपको, यहाँ पर आपको मतलब कंपनी, ये लेटर मिलते ही, नोटिस मिलते ही आरओसी को
30 दिन के अंदर DIR 12 के अंदर बता देगी कि भैया ये बंदा छोड़ के जा रहा है, इसने रिजाइन कर दिया था सो एंड सो डेट पर, यस, और उसको और क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पर भी पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो Please the fact of such resignation in the director's report laid in the immediately following general meeting by the company। उनका कहना है कि यहाँ पर जो आगे बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग के बाद में, बोर्ड रिपोर्ट में दिखाने के बाद में जनरल मीटिंग में आएंगे। जनरल मीटिंग में आपको डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, वहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा, ये फैक्ट बताना पड़ेगा डिटेल तरीके से कि भैया ये बंदा छोड़ के क्यों गया है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो अभी तक 2 स्टेप्स हमने बात करी है। पहली स्टेप है डायरेक्टर टू कंपनी, दूसरी स्टेप है कंपनी टू ROC, ठीक है ना। कंपनी टू ROC तो हो रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, 1 महीने का टाइम दिया गया है, 30 डेज का टाइम दिया गया है। 30 डेज में अगर वो कंपनी नहीं करती है तो, ROC को नहीं बताती है तो यहाँ पर एक डायरेक्टर डायरेक्टली ROC तक पहुँच सकता है क्या? तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट बोलता है कि यस, एक डायरेक्टर डायरेक्टली ROC को भी इंटीमेट कर सकता है। वो अपनी एक कॉपी जो है रेजिग्नेशन की, जो उसने कंपनी को दी है, उसको डिटेल रीज़न के साथ में रजिस्ट्रार को भेज दो 30 डेज़ के अंदर अंदर, जब से आपने रेजिग्नेशन किया है DIR 11 के अंदर। 12 के अंदर कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी ROC को, डायरेक्टर करेगा ROC को 11 के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो राइटिंग में तो देना है आपको, ये बात पक्की है। कंपनी को ROC को भेजना है 30 दिन के अंदर, ठीक है, DIR 12 के अंदर। कंपनी अगर भेजती है, नहीं भेजती, ठीक है, डायरेक्टर को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है ROC, यहाँ पर ROC के पास में भेज दो DIR 11 के अंदर कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। रिपोर्ट के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा डिटेल रीज़न जनरल मीटिंग के अंदर कि भैया ये बंदा छोड़ के क्यों गया है ना। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फॉरेन डायरेक्टर है तो क्या करेगा? भैया फॉरेन डायरेक्टर है, रिज़ाइन कर रहा है, तो वो किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कोई दूसरा रेसिडेंट डायरेक्टर, इनमें से किसी को भी वो बोल सकता है, ऑथराइज कर सकता है कि भैया राइटिंग में आप मेरा DIR 11 साइन कर दो और आप मेरे बिहाफ पर भेज दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर समरी बनाए एक तरीके से तो क्या होगा? तो चलिए थोड़ी सी समरी यहाँ पर हम बनाते हैं। अभी तक हमने क्या समझा है भैया? रिजाइनिंग डायरेक्टर है जो रिज़ाइन यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। रिजाइनिंग डायरेक्टर है, कंपनी को नोटिस भेजेगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कंपनी को नोटिस भेज रहा है, कंपनी को ये नोटिस मिलते ही कंपनी ये ROC को भेजेगी DIR 12 के अंदर, बराबर है। इसका टाइम कितना है? 30 डेज़ का टाइम दिया गया है। कंपनी करे ना करे ये उसके ऊपर है, बट रिजाइनिंग डायरेक्टर भी डायरेक्टली DIR 11 के अंदर क्या यहाँ पर ROC को डायरेक्टली भेज सकता है 30 डेज़ के अंदर? यस, ये भी डायरेक्टली भेज सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल है। पहले नोटिस तो इसको भेजना पड़ेगा, नोटिस जैसे ही भेज देगा ये, ठीक है, कंपनी अपना काम करेगी 30 दिन के अंदर, और ये भाई साहब भी अपना काम कर सकते हैं। इसके अंदर कैच क्या है कि अगर बंदा फॉरेन डायरेक्टर है, ठीक है, तो वो क्या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, किसी को भी बोल सकता है, ऑथराइज कर सकता है, रेसिडेंट डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है कि उसका DIR 11 आप ROC के पास में भेज दो और ROC को मालूम चल जाएगा। अब मुझे जो बात करनी है वो ये है कि इन दोनों की ज़रूरत क्या पड़ी? जब कंपनी भेज ही रही थी तो आप क्यों भेज रहे हो भैया? ROC को क्यों इंटीमेट कर रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने अगर ये काम नहीं किया या उसने लेट किया, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। भाई साहब ने यहाँ पर डाल दिया लेटर 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, और कंपनी को रिसीव हो गया। कंपनी वो सपोज टू सेंड दिस लेटर फॉरवर्डेड टू द ROC विद इन 30 डेज, बट द कंपनी डिडंट डू सो। ना 1 जनवरी के बाद में कंपनी ने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करे, ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स करे बिजनेस के जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है, कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स ने करे होंगे। अब ये जो लॉस है इसकी लायबिलिटी क्या यहाँ पर इस रिजाइनिंग डायरेक्टर पर रहेगी कि नहीं रहेगी? तो पहली बात हम ये जानते हैं कि 1 जनवरी को रिजाइनेशन इसने किया है, उससे पहले के जो भी चीज़ें हैं उन एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। भले ही इसने रेजिग्नेशन दे दिया हो तो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बट आफ्टर दिस डेट जो भी एक्ट हो रहे हैं क्या उसके लिए वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लायबल रहेगा? नहीं रहेगा। इन ट्रांजेक्शन्स के लिए वो लायबल नहीं है। क्यों? पहली चीज़ कि वो अपना लेटर यहाँ पर डाल चुका है, ठीक है। इफेक्टिव डेट हमारी क्या रहेगी हम आगे देखने वाले हैं, वो यही रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो लेटर डाल चुका है। अब जस्ट बिकॉज कंपनी ने अपना काम नहीं किया है तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्टर को लायबल ठहरा देंगे क्या? नॉट पॉसिबल। इसीलिए अगर कंपनी अपना काम ढंग से नहीं करती है तो यहाँ पर डायरेक्टर खुद ही अपना एक इंटीमेशन नोटिस के साथ में इसको अटैच करते हुए यहाँ पर DIR 11 के अंदर ROC को भेज देगा और बता देगा कि बॉस मैं तो जा चुका था 1 जनवरी को ही,
मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको इस बात को, देख लीजिए ये DIR 11 मैंने आपको दिया है, ये जो बाद वाले ट्रांजेक्शन है उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये कंपनी जाने और उनका काम जाने, आई एम अ फ्री बर्ड, ठीक है। बट पहले के जो एक्ट है क्या उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा? यस ब्रो, बिल्कुल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो फॉरेन डायरेक्टर वाली बात हो गई, ROC का DIR 11 बात हो गई, DIR 12 की बात हो गई, वेबसाइट की बात हो गई, रिपोर्ट पे डालना पड़ेगा ये बात हो गई, और राइटिंग में नोटिस चाहिए रहेगी ये भी बात हो चुकी है। मुझे बात करनी है इफेक्टिव डेट के बारे में। सर आप बोल रहे हैं 1 जनवरी इफेक्टिव डेट रहेगी, कैसे मालूम चला? तो देख लीजिए, रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी or the date if any specified by the director in the notice whichever is later। जरा एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा आप। मैंने 1 जनवरी 2020 को एक लेटर पोस्ट किया जो कंपनी के पास पहुंचा 15 जनवरी 2020 को। तो कंपनी यानी कि पॉइंट नंबर 1, कंपनी को कब मिला? 15 तारीख को, मैंने भेजा 1 तारीख को, बट मैंने लेटर में लिखा था कि मैं 5 जनवरी से रेजिग्नेशन ले रहा हूँ फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स। तो नोटिस में मैंने जो डेट लिखी है वो क्या है? 5 जनवरी, 5 जनवरी, विच एवर इज लेटर ऑब्वियसली। तो कंपनी को मिला 15 को, तो हम क्या मानेंगे? 15 को। कंपनी बोलेगी आपने 5 डाल दी डेट, हम क्या करें, हमें तो 15 को लेटर मिला ना, तो एज ऑन दिस डेट आप यहाँ पर रिजाइन करते हो, हम ये बात मान लेंगे। सो इफेक्टिव डेट क्या होगी? 15 जनवरी, यानी कि नोटिस में जो डेट लिखी है वो, या फिर जब कंपनी को वो लेटर मिला है, नोटिस मिला है वो, विच एवर इज लेटर, हमारी इफेक्टिव डेट हुई रेजिग्नेशन की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इफ द कंपनी डजंट एक्सेप्ट, ये भी तो हो सकता है, इसका एक रीजन क्या हो सकता है यार, मैंने 1 जनवरी को भेज दिया, 15 जनवरी को कंपनी के पास में ये लेटर पहुंचा है। अब एग्जांपल सुनिएगा, ठीक है। लेटर पहुंच गया 15 जनवरी, लेटर के अंदर मैंने लिखा था कि जिस दिन ये लेटर आपको मिलेगा फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड मेरा रेजिग्नेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। 15 जनवरी को मिला, बट कंपनी ने यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दिया, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ने यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दिया। तो क्या कंफर्मेशन की ज़रूरत है क्या? नहीं, कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है बॉस। 15 जनवरी को आपको यहाँ पर नोटिस रिसीव हो गया था ना, बस बात खत्म। नोटिस रिसीव यहाँ पर हो गया है, रेजिग्नेशन नोटिस जैसे ही पहुंचा है, ठीक है। सो यहाँ पर कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। इट मींस इफ द कंपनी डजंट एक्सेप्ट, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है कि नोटिस आपने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। जिस दिन नोटिस पहुंचा है, रिसीव कर लिया है, कंपनी ने एक्नॉलेज कर लिया है, उस दिन से रेजिग्नेशन चालू हो जाएगा। तो इस यहाँ पर चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब से चालू होने वाली है। अब देखिए इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट आने वाला है, ज़रा ध्यान से पढ़ेगा। एन मास रेजिग्नेशन, एन मास रेजिग्नेशन किसे कहते हैं? देखिए मास बंक करते थे ना बचपन में, बराबर है, तो मास बंक अभी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। सो एन मास रेजिग्नेशन क्या होता है कि सब के सब, क्या लिखा हुआ? ऑल 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 ऑल। सर ये चीज़ पहले भी ऊपर भी पढ़ के आए कि हम, यस, सेक्शन 167 168 दोनों के लिए एक साथ बात लिखी गई थी कि अगर सबके सब डायरेक्टर एक साथ रिजाइन कर देते हैं तो क्या होगा। तो हम ऊपर देख के आए भैया, प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर प्रमोटर भी नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी जो ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक अगले GM के अंदर यहाँ पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है। सो एन मास वाला जो क्लॉज है वो 167 168 दोनों में आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब इन द सेम सिनेरियो हम बात करते हैं, क्या हो रहा है भैया कि सबके सब डायरेक्टर्स यहाँ पर जा रहे हैं छोड़ के, बराबर है। तो DIR 12 देना है, किसको देना है? कंपनी देगी ROC को, ठीक है। इसके अंदर क्या हमको डिन नंबर लगेगा? यस लगेगा, ठीक है, कि भैया ये 4 डायरेक्टर छोड़ के गए हैं, ऐसा ROC को वो इंटीमेट करेगा, बराबर है। उस पर डिजिटल सिग्नेचर्स भी चाहिए रहेंगे, DSC, यस। व्हाट इफ, देखिए इफ लिखा है, व्हाट इफ यहाँ पर DSC का डीएक्टिवेशन हो जाता है और किसका? सबका सबका एक साथ हो जाता है, सारे डायरेक्टर्स का DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब कंपनी जो है वो DIR 12 को फाइल ही नहीं कर पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। कोई डायरेक्टर जो सिग्नेटरी ऑथराइज्ड हो उसका यहाँ पर हम DSC ले ही नहीं पा रहे हैं, तो DIR 12 सबमिट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ROC ने क्या बोला? ROC के पास में ये पावर है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर वो ऑथराइज कर सकती है ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, रिक्वेस्ट होनी चाहिए आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन, कि कोई एक एनी वन ऑफ द रिजाइन डायरेक्टर, कोई भी एक डायरेक्टर
यहाँ पर जो ऑथराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर हो वो DIR-12 के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब एक डायरेक्टर यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करके बोल देगा कि हम 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं, चारों के चारों, ठीक है, और कंपनी वो DIR-12 आगे ROC को फॉरवर्ड कर सकती है। सो ये एनमास वाला जो क्लॉज था, प्रोविजन था, उसको आप इस तरीके समझिए कि प्रमोटर और CG DSC डीएक्टिवेशन सबका हो गया, तो ROC किसी एक को परमिशन दे सकती है DIR-12 के लिए, ठीक है। सो ये हो गया एनमास। नाउ ये सेक्शन हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। हमने 168 में रेजिग्नेशन की बात करी है, ये पूरा फ्लो है। पहला, रिजाइनिंग डायरेक्टर नोटिस देगा कंपनी को, कंपनी मिलते ही 30 दिन के अंदर ROC को 30 डेज के अंदर DIR-12 के अंदर इंटीमेट करेगी। वो तो करेगी ही सही, डायरेक्टर ऑलरेडी करना चाहे तो कर सकता है, वरना वो भी DIR-11 के अंदर वो 30 डेज के अंदर अंदर ROC को इंटीमेट करेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मैं कंपनी को इस डेट को रेजिग्नेशन दे चुका हूँ, मेरा लेटर, ठीक है। फॉरेन डायरेक्टर के लिए वो ऑथराइजेशन कर सकता है अपने DIR-11 CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट रेसिडेंट डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एनमास वाले प्रोविजन को इंक्लूड करते हुए सेक्शन 168। रिजाइन करवा दिया, वेकेशन की बात कर ली, अब आइए 169 की बात करते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 169 के अंदर लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है 169, ठीक है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है, निकाला जा रहा है, कोई तो पकड़ा गया है और उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। सेक्शन 169 है, इसको याद करने के आपको ज़्यादा तरीके नहीं चाहिए, आपको ये नंबर हमेशा याद रहेगा। नाउ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, बॉस डायरेक्टर को निकाल दिया गया है, बराबर है, मतलब धक्के मार के निकाल रहे हो यार। 167 में वेकेशन के केसेस देखने के बाद में 168 वाला बंदा खुद ही बोल रहा है कि मेरी कॉलर कोई पकड़ना मत, मैं खुद जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे जाना है यहाँ से। और 169 में कंपनी बोल रही कि बॉस निकल जा, लात मार के झापट मार के तुझे निकाल रहे हैं हम। क्यों भैया? भैया आपको रिमूवल हो रहा है, आपने डिस्क्वालिफिकेशंस हो गए, या आपने कोई फ्रॉड किया है, या आपने कोई भी गड़बड़ करी है, तो हम आपका रिमूवल यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक बात तो जाहिर है, जब रिमूवल टर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि उसकी टर्म की एक्सपायरी के पहले ही उसको निकाला जा रहा है। 5 साल के लिए हमने अपॉइंट किया था, 5 साल की उसकी टर्म थी, और हम उसको 1.5 ईयर्स में ही उसको रिमूव कर रहे हैं, राइट। 1.5 साल में ही हम उसको बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, तो 1.5 साल के अंदर हमने उसको निकाल दिया, रिमूव किया, तभी तो बोला जाएगा ना कि यार निकाल दिया हमने, राइट। अब 2 तरीके हैं। अ डायरेक्टर में बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, राइट, हमने बात कर ली पहले। एज डायरेक्टर रिमूवल कैन बी डन इन 2 वेज। अब देखिए ये 2 तरीके क्यों आए हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी किसको रिमूव कर सकती है और किसको नहीं कर सकती है, राइट। ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी ना। अब देखो, कंपनी में जितने भी नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, ठीक है, कोई भी यहाँ पर डायरेक्टर हो, नॉर्मल तरीके से जिनको अपॉइंट किया गया है उनको कंपनी रिमूव कर सकती है। बट जो ट्रिब्यूनल के थ्रू अपॉइंट होकर कंपनी में आए हैं, यानी कि NCLT ने जिन्होंने अपॉइंट किया है, NCLT ने बोला है कि चैतन्य जैन आप इस कंपनी के बोर्ड पर जाओगे, वहाँ रहोगे, क्योंकि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, आप वहाँ जाओ, देखो, समझो कि प्रोसीजर कैसे चल रहा है। वेरियस केसेस होते हैं जहाँ पर ट्रिब्यूनल NCLT कुछ डायरेक्टर्स को किसी कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट करती है, या किसी कंपनी की बहुत हालत ख़राब हो रही है, उस कंपनी को दूसरी कंपनी का मर्जर एक्विजिशन होने वाला है, ट्रिब्यूनल ने बोला है कि तुम इस कंपनी के बोर्ड पर जाओ और इस कंपनी को वापस से ऑन टोज लाने की कोशिश करो, बराबर है। तो NCLT के थ्रू जो भी बंदा अपॉइंट होकर आया है, क्या यहाँ पर कंपनी की ताकत है कि वो उसको निकाल पाए? ना ना, बिल्कुल नहीं, उनकी ताकत नहीं है। तो ट्रिब्यूनल के थ्रू जो अपॉइंट होकर आया है उसको आप रिमूव नहीं कर पाओगे, उसका रिमूवल जो होगा वो ट्रिब्यूनल ही करेगा सेक्शन 242 के अंदर, ठीक है। बाकी का क्या होगा? बाकी का 169 के अंदर होगा। ज़रा 169 की यहाँ पर हेडिंग पढ़ना, रिमूवल बाय द शेयर होल्डर्स। अच्छा, तो सर आप जो बार बार बोल रहे हो कि कंपनी रिमूव कर सकती है, कंपनी रिमूव कर सकती है, उसका मतलब शेयर होल्डर है क्या? यस बिल्कुल भैया, क्यों? The way shareholders are empowered to appoint a director, in the same way they can also remove a director. The procedure of removal is stated below. उन्होंने पहले बोल दिया भैया, जिस तरीके से अपॉइंट करने वाले कौन थे? शेयर होल्डर्स थे। निकालेंगे कौन? शेयर होल्डर ही निकालेंगे, बराबर है।
तो शेयर होल्डर्स के पास में हक है सेक्शन 169 में किसी को भी बाहर निकालने का, बट जो ट्रिब्यूनल के थ्रू अपॉइंट होके आया है उसके लिए प्रोसीजर अलग है, उसको आप लोग यानी कि शेयर होल्डर्स निकाल नहीं पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है कि 169 किसके बारे में बात कर रहा है, 242 अलग से है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट अलग रख दो, नॉर्मल अपॉइंटमेंट अलग रख दो, रिमूवल किया जा रहा है, शेयर होल्डर्स हटा रहे हैं, और अगली बात है कि कंप्लीशन ऑफ द टर्म नहीं हुई है, उसी के पहले हम उसको रिमूव करके बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आती है मेथड की बात। चलो भैया यहाँ की इतनी बात को क्रॉस करो। ठीक है, देखिए जो मैंने फ्लो रखा है ना, वो फ्लो आपका पूरा मॉड्यूल का है वही रखा है। ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा और हम इसको लॉजिकल तरीके से भी आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मेथड की बात करो भैया। मेथड की बात ये है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, OR के थ्रू निकाल सकते हो। सो पहला पॉइंट, OR ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू किसको निकाल सकते हो और स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू किसको निकाल सकते हो, या फिर हम ये बात करें कि SR की जरूरत कब पड़ेगी। ठीक है, और OR की जरूरत कब पड़ेगी। यार OR तो नॉर्मल तरीके से, अ कंपनी में बाय OR रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ ऑफिस बट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग OOBH। मतलब क्या हुआ कि चाहे आप OR से निकालो या फिर आप SR से निकालो, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको देनी ही पड़ेगी। भैया सामने वाले की सुनो तो सही, कुछ बोलना है क्या, उसको बोलने का मौका दो, उसको उसकी सब सुने ऐसा उसका मौका दो। नाउ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम अभी हमारे सामने कि OR कब है भैया। तो हर एक केस में कोई भी नॉर्मल डायरेक्टर को आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सब केसेस में आप OR लेकर आप रिमूव कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है बॉस, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इन डायरेक्टर्स के केसेस में आप OR से इनको हटा नहीं पाओगे, तो वो बात तो पता है ना हमको यार। ट्रिब्यूनल वाले को क्या हम OR से हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, और कौन सा है, सेक्शन 163 भैया। 163 कौन सा है सर, जहां पर 2/3 या मोर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देन सच डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड। दोस्तों 162 और 163, 162 बोल रहा था कि एक ही रिजोल्यूशन से हम एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे तो उस रिजोल्यूशन के लिए एक और रिजोल्यूशन रखना होगा। 162 इंडिविजुअली के नाम से हमने याद किया था 162 को इंडिविजुअली। ठीक है, 163 क्या बोल रहा है भैया, प्रोपोर्शनल जो रोटेशन वाला तरीका देखा था ना हमने, रोटेशन 152, 6 और 7 के अंदर हमने देखा था ना, वैसे 163 क्या बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स यहाँ पर या फिर मोर, 2/3 मिनिमम हमको चाहिए, आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देन सच डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव। आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ट्रिब्यूनल वाले को और प्रोपोर्शनल वाले को आप यहाँ पर OR से रिमूव नहीं कर पाओगे। इन जनरल बाकी सबको आप OR से रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, SR से कब रिमूव कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिए। आईडी को अपॉइंट किया जाता है मैक्सिमम 2 टर्म के लिए। 5 साल का एक टर्म हो सकता है मैक्सिमम, और दूसरा टर्म भी 5 साल का हो सकता है मैक्सिमम। 10 ईयर्स के लिए आप उस बंदे को यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, बट हमने आईडी में जब सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 6 में कंडीशंस पढ़ी थी, उससे पहले हमने देखा था कि कितने टर्म के लिए हो सकता है। सबसेक्शन नंबर 10, 11 के अंदर हमने देखा था कि जो दूसरी टर्म के लिए उसको रीअपॉइंट किया जा रहा है तो उसके लिए हमको स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, वो किसी का रिलेटिव है, वो कंपनी का हित चाहता है, कंपनी के लिए अच्छे से काम कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अच्छा निकला तो 5 साल के लिए हमने उसको अपॉइंट किया और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमने उसको और अपॉइंट कर लिया। और अपॉइंट करने के लिए, रीअपॉइंटमेंट करने के लिए हमने स्पेशल रिजोल्यूशन निकाला था। अब मेरा ये कहना है कि जब इस डायरेक्टर को जो सेकेंड टर्म के अंदर है, इस सेकेंड टर्म के अंदर जो आईडी चल रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर उसको रिमूव करना है तो क्या हमको स्पेशल रिजोल्यूशन ही चाहिए रहेगा। यस, हमको स्पेशल रिजोल्यूशन ही चाहिए रहेगा, क्योंकि जो SR से आया है वो SR से ही जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और दूसरी बात भैया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कोई नॉर्मल एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। ये इंडिपेंडेंट बंदा था, कंपनी के लिए काम कर रहा था, इतना अच्छा इंसान है, बॉस क्यों निकाल रहे हो, उसको निकालना हो तो ऑर्डिनरी से काम नहीं चलेगा बॉस, स्पेशल चाहिए रहेगा। ठीक है, सो SR की जरूरत कब है, An ID reappointed for the second term shall be removed by the company only by passing special resolution। ठीक है, सो ये सेकंड हाफ ये हमारा खत्म हुआ भैया। फर्स्ट हाफ क्या था, फर्स्ट हाफ था ट्रिब्यूनल वाला और बिना ट्रिब्यूनल वाले,
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म उसको निकाला जा सकता है। शेयर होल्डर्स यहाँ पर रिमूव करेंगे। ठीक है, पहला तो ये पार्ट था। दूसरा मेथड था ओआर और एसआर। ओआर से कौन निकलेगा, एसआर से कौन निकलेगा। ओआर के एक्सेप्शन भी हमने यहाँ पर देख लिए। ट्रिब्यूनल वाले को साइड में रखना, वेरी गुड। अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे फेज में, जरा इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तीसरा फेज ना बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरे फेज में हम बात करेंगे स्पेशल नोटिस की। किसकी बात करेंगे, स्पेशल नोटिस की। चलिए भैया, स्पेशल नोटिस कौन दे रहा है ये बताओ पहले तो। ठीक है, स्पेशल नोटिस क्यों देना पड़ रहा है ये भी बताओ। आइए देखते हैं स्पेशल नोटिस का लफड़ा क्या है। देखो भैया क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये बात तो आपको समझ में आई, बराबर है। तो यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर्स है और मेंबर्स हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि भैया सीजे जो डायरेक्टर है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाए, निकाला जाए। किसी को भी रिमूव करने में ना ताकत लगती है बॉस, किसी को भी निकालने में ना ताकत चाहिए। हम स्पेशल रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल नोटिस की बात कर रहे हैं। एक नोटिस लगता है। देखिए इसको एक सिंपल सी बात कहिए, आपके डैड है, ठीक है, आपके डैड को आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो मेड काम करती है आपके घर पे, हम इसको निकालना चाहते हैं। तो बेटे को जो छोटा है अभी, वो डायरेक्टली क्या यहाँ जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, वो जाएगा डैड के पास, उनको बोलेगा कि इसको निकालो। तो ये जाएंगे इसके पास में और बोलेंगे कि बॉस मैं अपने सिर पर सारा इल्ज़ाम क्यों लूँ, भैया मेरा बेटा बोल रहा है कि तुमको निकाला जाएगा। ठीक है, बस अब इस एग्जाम्पल को सुना है आपने, अब हटाइए इसको। अब ध्यान रखिए फिर से, अब नए तरीके से थोड़ा मैच्योरली आप इस बात को सुनिए। ये कंपनी है, कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि भैया एक कोई डायरेक्टर है उसको निकाला जाए, सीजे को यहाँ पर निकाला जाए। मेंबर्स बोलते हैं कंपनी को, कंपनी बोलती है डायरेक्टर को। आई बात समझ में। जब मेंबर्स कंपनी को बोलते हैं तो उसको स्पेशल नोटिस बोलते हैं। कंपनी यहाँ पर सीजे को जाके उस नोटिस को फॉरवर्ड करती है और बोलती है कि बॉस आपको तो निकाला जा रहा है, आपकी लगने वाली है, आपकी बच चुकी है, क्योंकि ये जो मेंबर्स है ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ में अब नहीं रह सकते, तो आप यहाँ से निकलने वाले हैं। तो भैया ये जो कंसर्न्ड डायरेक्टर है, सीजे हैं, जिसको निकाला जा रहा है, उसको समझ में आ गया कि मुझे निकाला जा रहा है। तो सीजे क्या बोल रहा है, बॉस यार ऐसा मत करो, निकालने के पहले मेरी सुन तो लो। तो कंपनी बोलेगी हाँ यार ये बात तो सही है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी। तो भैया जिस जनरल मीटिंग के अंदर इन महाशय को निकाला जा रहा था, वहाँ पर ये अपना एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो बोलेंगे कि देखो भैया, या तो तुम जो निकाल रहे हो गलत तरीके से निकाल रहे हो, या तो तुम निकाल रहे हो तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे ये दो बातें कहनी है। ठीक है, तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसको भी कहने सुनने का हक है, तो वो सभी शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाएगा। बराबर बात है ना। तो ये पूरा फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझाया है। पहली बात करते हैं स्पेशल नोटिस की। मेंबर्स देंगे कंपनी को, हमारा स्टेप नंबर 1 जो है, क्या सभी मेंबर्स यहाँ पर इतनी औकात रखते हैं कि किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकें। यार कंपनी में लगाए हैं 10 रुपये आपने, बराबर समझना, और बन ऐसे रहे हो कि किसी डायरेक्टर को निकाल सकते हो, ना 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 ना, थोड़ा पैसा लगाओ फिर यहाँ पर बात करना भैया। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, शेयर होल्डर्स को जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का हक है तो निकलने का भी हक है, बट ये हक आपको दिया जाएगा अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। तो भैया कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का अगर आप 1% या उससे ज़्यादा होल्ड करते हो तो आपकी औकात है, यस। या फिर आप जितने शेयर्स होल्ड करते हो उसका आप 5 लाख रुपए एटलीस्ट पे कर चुके हो कंपनी को एग्रीगेट में, यानी कि इन शॉर्ट 5 लाख की वैल्यू के शेयर्स आपके पास में होने चाहिए, इतना पैसा कंपनी के पास में जाना चाहिए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि वोटिंग पावर हो सकता है आपके शेयर्स सिर्फ 0.05% ही हो, पर आपका जो वैल्यू हो सकता है 6 लाख रुपए का हो, तो भी क्या आप एलिजिबल हो, यस आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा मेंबर यहाँ पर आ सकता है, यस मेंबर्स लिखा है, मेंबर्स 2-3 मेंबर्स मिलकर अगर ये नोटिस देना चाहते हैं तो उनको 5 लाख रुपए से ऊपर उठना पड़ेगा या फिर 1% से ऊपर उठना पड़ेगा। किसी किसी कंपनीज में वैल्यू कम हो सकती है पर वोटिंग पावर बराबर हो सकती है, तो दोनों पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा जो पॉइंट में आप फिट बैठोगे। तो अगर आप स्पेशल नोटिस देना चाहते हो, पहले औकात में फिट बैठो। आपने कंपनी को बोल दिया, पॉइंट नंबर 1 हो गया कि बॉस हम इस बंदे को निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सच नोटिस शैल बी सेंट बाय द मेंबर्स टू द कंपनी, कब 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 कब, एटलीस्ट 14 डेज
बिफोर द मीटिंग एट विच द रिजोल्यूशन इज डिजायर्ड टू बी मूव्ड, मतलब हमारी जनरल मीटिंग होने वाली है उसके 14 दिन पहले पहले, ठीक है, बट नॉट अर्लियर देन 3 months, मीन्स इतना पहले मत चले जाना कि 3 महीने पहले ही आप पहुंच गए, ठीक है, मीटिंग होने वाली है 6 महीने बाद में और आज ही आपने बोल दिया कि हम स्पेशल नोटिस देना चाहते हैं, नहीं। एग्जाम्पल समझ लें, 1 जनवरी 2020 को आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है जिसमें इस बंदे को रिमूव किया जाएगा, सीजे को, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली 14 दिन पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। 14 दिन पहले, लेट्स से आपको 17 दिसंबर 2019 तक का आपके पास में टाइम है, ठीक है, 17 दिसंबर, ठीक है। मीन्स अगर आप ये नोटिस देंगे, लेट्स से आपने नोटिस दिया 21 दिसंबर, क्या मान्य होगा? नहीं, नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको 17 तारीख के पहले पहले ही चाहिए। अच्छा, कितना पहले चाहिए? एक काम करते हैं, 1 जनवरी को है ना, तो मैं आपको ये नोटिस दे देता हूँ, लेट्स से मैंने आपको दे दिया 1 फरवरी 2019 को। अरे रे रे रे, 1 साल बाद मीटिंग है, आज ही स्पेशल नोटिस दे रहे हो क्या? नॉट पॉसिबल। तो फिर आप कितना पहले तक दे सकते हो? तो उन्होंने कहा इस मीटिंग से 3 मंथ्स पहले पहले तक। मीन्स आपका ब्रैकेट क्या हो गया ये देने का, स्पेशल नोटिस सर्व करने का? 3 महीने पहले आप उल्टे आ जाओ, 1 जनवरी पे खड़े हो तो 1 दिसंबर पे आ जाओ, 1 नवंबर पे आ जाओ, 1 अक्टूबर पे आ जाओ, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मैं ये जो स्पेशल नोटिस है वो 1 अक्टूबर 2019 टू 17 दिसंबर 2019 के बीच में दे सकता हूँ, ठीक है। इसमें मेरा 14 डेज वाला काम भी मेंटेन हो गया और 3 मंथ्स वाला काम भी मेंटेन हो गया, ठीक है। सो इनका कहना है, मैं आपको लास्ट में पूरा फ्लो बना के दूंगा, कि सबसे पहले मेंबर्स कंपनी को नोटिस देंगे, स्पेशल नोटिस देंगे, कौन दे सकता है औकात चेक करेंगे, 14 दिन पहले देना है, बट 3 महीने के ज़्यादा पहले नहीं देना है, 3 मंथ्स पहले दे सकते हो, उससे ज़्यादा पहले नहीं दे सकते हो, ठीक है। दोनों बात हो गई। अब कंपनी क्या कर रही भैया, इस नोटिस को कंसर्न डायरेक्टर को आगे पहुंचा रही है। सो ऑन रिसीट ऑफ द स्पेशल नोटिस ऑफ अ रिजोल्यूशन, बात पढ़िए पूरी ढंग से, यहाँ पर रुक जाइए। स्पेशल नोटिस भेजा गया है रिजोल्यूशन करने के लिए। रिजोल्यूशन किसके लिए है? डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द डायरेक्टर कंसर्न्ड, जो कंसर्न डायरेक्टर है उसको इस नोटिस का एक कॉपी भेजा जाएगा। अब देखिए, डायरेक्टर के तो यहाँ पर कबूतर उड़ चुके हैं, डायरेक्टर हिल चुका है कि भैया मुझे निकाल रहे हो आप, तो डायरेक्टर बोलेगा मुझे बोलने का मौका दो ना, तो कंपनी बोलती बोलने का क्या, रिटर्न दे रहे हैं यार हम तो, आप एक काम करो, रिटर्न में हमको यहाँ पर मेंबर्स ने बोला है, स्पेशल नोटिस दिया है, तो आप भी रिटर्न में एक रिप्रेजेंटेशन दे दो भैया। तो कॉपी रिसीव होने के बाद में अगर इफ लिखा है, इफ द कंसर्न डायरेक्टर मेक्स अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट दैट इट शुड बी नोटिफाइड टू मेंबर्स, देन द कंपनी शैल डू सो इफ द टाइम परमिट्स। टाइम परमिट्स यार, टाइम परमिट की बात क्यों बोल दी? मेरी बात समझो, 14 दिन पहले ही देना है, 17 दिसंबर को मुझे देना था, 16 दिसंबर को मैंने यहाँ पर दे दिया, बट यहाँ पर 14 दिन का गैप में बिल्कुल टाइम नहीं था कि सारे मेंबर्स को हम इंडिविजुअली जाकर आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, बराबर है। तो टाइम परमिट इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। तो हकीकत तो क्या है कि भैया मेंबर्स ने स्पेशल नोटिस भेजा कंपनी को, कंपनी ने यही नोटिस की कॉपी भेजी कंसर्न डायरेक्टर को, कंसर्न डायरेक्टर ने कंपनी को बोला कि मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करनी है, कंपनी ने बोला कि मैं जीएम में आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रखेंगे। बट हम एक काम करते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास में, हम आपने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, इस रिप्रेजेंटेशन का जो फैक्ट है कि आपने दिया है, हम नोटिस के साथ में अटैच कर देंगे। जो नोटिस हम भेजने वाले हैं रिजोल्यूशन के लिए सबके सब शेयर होल्डर्स को, उसमें हम लिख देंगे कि सीजे ने यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और उसको अटैच कर देंगे। सारे मेंबर्स को वो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो हम भेज देंगे, ठीक है, नोटिस के साथ में। बट अगर प्रेजेंटेशन सेंड नहीं हुआ है क्योंकि सफिशिएंट टाइम नहीं था या कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्टर क्या बोल सकता है, बॉस मुझे यहाँ पर एटलीस्ट आप
ये मेरा जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ओरली रीड आउट कर दो यार जनरल मीटिंग के अंदर, इतना तो मेरा हक बनता है ना। वहाँ पर सब शेयर होल्डर सुन लेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, उसके बाद में वोटिंग करेंगे, और अगर ओआर पास हो जाता है तो मुझे निकाल दिया जाएगा, अगर ओआर पास नहीं होता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। बराबर है, ठीक है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि स्पेशल नोटिस दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंसर्न डायरेक्टर ने दिया, उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सभी मेंबर्स को भेजा, सभी मेंबर्स के नोटिस के साथ में अटैच किया। अगर टाइम नहीं मिला और ये सब नहीं कर पाए तो डायरेक्टली जीएम पर ही वहाँ पर रीड आउट कर दिया गया, ठीक है। बट कंपनीज एक्ट बोलता है बॉस, अगर आपने मिसयूज़ किया है इस पावर का, किसने भैया, जिस डायरेक्टर को हम यहाँ पर निकाला जा रहे हैं उस डायरेक्टर के पास में पावर है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। अगर उस डायरेक्टर ने इस पावर का मिसयूज़ किया और अगर एनसीएलटी को ऐसा लगा, किसको, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा कि ये बंदा अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है और फालतू में अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा है। अब वो बंदा आ गया, उसने लिख दिया कि मैं चैतन्य जैन फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद में मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ा, मैंने इस कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है, अब मैं यहाँ कंपनी मुझे निकाल रही तो देखिए मैं क्या करूँगा, कंपनी ने ऐसा करा है, कंपनी ने वैसा करा है। देखिए, अगर शेयर होल्डर्स को जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी है वो भी वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर पास ऑन करने की कोशिश करता है, ऐसी बातें बोलने की कोशिश करता है जिसमें नीडलेस पब्लिसिटी हो रही है, तो कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। और अगर ट्रिब्यूनल यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है कि यस इस बंदे ने मिसयूज़ किया है, तो फिर उसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रीड आउट नहीं किया जाएगा, ना जीएम में भेजा जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, सो ये बातें तो हो गई, पूरा फ्लो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अभी जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है कि सर आपने हमको बोल दिया कि इस बंदे को निकाला गया, बंदे को निकालोगे तो वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। आगे के सब सेक्शन 5, 6, 7 इसी सेक्शन के अंदर क्या बोलते हैं, इस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो अनादर डायरेक्टर आप यहाँ पर सेम मीटिंग के अंदर अपॉइंट कर लो। पर एक बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है जो मुझे लिख के बतानी है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। जब आपने किसी पर्सन को रिमूव करना था तो हमने स्पेशल नोटिस की मांग करी, तो रिमूव करने के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए, और इसकी जगह अगर हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं अनादर डायरेक्टर को सेम मीटिंग के अंदर, तो क्या उसके लिए भी स्पेशल नोटिस की ज़रूरत पड़ेगी। यस, ये बात डीम्ड है यहाँ पर, बट आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आपको स्पेशल नोटिस में लिखना पड़ेगा कि हम सीजे को हटा रहे हैं और सीजे की जगह हम इस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, जिससे पूरी स्टोरी तो पता चले यार सभी शेयर होल्डर्स को कि अच्छा 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 सीजे को निकाला जा रहा है और इनका जो खास आदमी है उसको लाया जा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, राइट। तो पूरी स्टोरी ख्याल में आनी चाहिए ना। तो स्पेशल नोटिस से निकाला जा रहा है तो यस आप उसी सेम मीटिंग में दूसरे डायरेक्टर को स्पेशल नोटिस के साथ में अपॉइंट कर सकते हैं। शर्त क्या है, स्पेशल नोटिस यहाँ पर भी होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो ठीक है, उसको कैजुअल वैकेंसी जैसे हम 161 सबसेक्शन नंबर 4 के हिसाब से हम उसको फिल कर देंगे। तो कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल की जाती है बच्चों, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग का वेट करते हैं क्या, नहीं, बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट कर दिया जाता है और अगली जनरल मीटिंग के अंदर उनको अप्रूव किया जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू। बराबर है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आपका बंदा चाहे जीएम में अपॉइंट हुआ हो चाहे बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ हो, उसको यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है। वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो अनदर डायरेक्टर उसी सेम मीटिंग में स्पेशल नोटिस के साथ में हम अपॉइंट कर सकते हैं, वरना हम 161 सबसेक्शन नंबर 4 के हिसाब से कैजुअल वैकेंसी बना के उसको फिल कर सकते हैं। जो नया बंदा आएगा ना, नया बंदा कितने टाइम के लिए रहेगा भैया, रिमेनिंग पीरियड के लिए। अपने एग्जाम्पल में क्या था, 5 साल का टेन्योर था, 1.5 में उसको निकाल दिया तो बचे हुए 3.5 ईयर्स के लिए उसका टेन्योर रहेगा। ओरिजिनल डायरेक्टर जितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करता उतने के लिए ही आपको यहाँ पर रखा जाएगा। सर जाने वालों को नुकसान हुआ है, क्या उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। यस, जिस हिसाब से आपने उसके साथ में एग्रीमेंट किया हो या फिर आपने उसके साथ में बताया हो ऑलरेडी कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन के हिसाब से जो भी डैमेजेस है आपको वो मिलेंगे, तो यस मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है। पूरी बात जो हुई अभी तक, यहाँ से लेके ऊपर तक आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो तरीके देखे थे स्टार्टिंग में कि 242 और 169 किसकी बात करी है, 169 की बात करी है। यानी कि 169 के थ्रू, इस सेक्शन के थ्रू जिस पर्सन को निकाला जा रहा है, क्या उस पर्सन को कॉम्पनसेशन मिलेगा? यस। क्या ट्रिब्यूनल वाले पर्सन को यहाँ पर शेयर होल्डर्स क्या रिमूव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं यार, उसकी तो बात अभी तक करी नहीं है हमने 242 की। 242 की बात तो अभी हम करेंगे, बट उससे पहले मेरा जो मन कर रहा है ना, वो ये कर रहा है बच्चों कि 169 का पूरा प्रोसेस आपको एक बार बता दूं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो गया है, प्रोसीजरल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। इस पूरे वीडियो को अगर हम देखें तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। आई होप आपने ब्रेक्स लेके पढ़ा होगा, पर ये तीनों सेक्शन एक साथ पढ़ने जैसे ही थे। थोड़ा रिविजन स्टाइल में भी हमने यहाँ पर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। चलिए, 167 और 168 को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि ये बात तो हम ऑलरेडी करके आए हैं, क्या, वैकेंसी और रेजिग्नेशन, ठीक है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 169 की, हम बात कर रहे हैं रिमूवल की बच्चों, ठीक है। अब मेरी ध्यान से बात सुनना। सबसे पहले बीच में एक एंटिटी को रखो। वो एंटिटी कौन होगी बच्चों? वो होगी हमारी कंपनी। यहाँ पर एक दूसरे लोगों को रखो, जो वो लोग कौन है? मेंबर्स। यहाँ पर हमारा बेचारा सीजे, जिसको सीजे मत लिखो यहाँ पर, बट यहाँ पर लिखो कंसर्न्ड डायरेक्टर, ठीक है। कंसर्न डायरेक्टर हमारे हाथों से जा रहा है बच्चों। मेंबर्स ने बोला कंपनी को, स्पेशल नोटिस दिया, स्पेशल नोटिस दिया जा रहा है बच्चों। स्पेशल नोटिस के लिए टाइमिंग क्या है, ज़रा ध्यान से बताइए भैया। मीटिंग के एटलीस्ट 14 दिन पहले देना है, बट 3 मंथ से ज़्यादा पहले मत जाना, सिर्फ यहीं तक जा सकते हो। स्पेशल नोटिस दिया। औकात क्या है बच्चों इन मेंबर्स की? 1% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर मिनिमम 5 लाख रुपए का पेड अमाउंट होना चाहिए। इतना है तो आपकी औकात है। स्पेशल नोटिस दे दिया कंपनी को कि इस पर्सन को हमें हटाना है। कंपनी ने रिसीव किया और इसकी एक कॉपी है नोटिस की, वो भेज दी कंसर्न डायरेक्टर को कि आपको हटाने की बात की जा रही है। कंसर्न डायरेक्टर ने यहाँ पर क्या बोला कि मुझे यहाँ पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करना है, मुझे इसका आप प्लीज़ मौका दीजिए। कंपनी ने बोला कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप हमें दे दीजिए। हम यहाँ पर पहला पॉइंट, सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस के साथ में, कौन सा नोटिस? जो जनरल मीटिंग का नोटिस होगा उसके साथ में अटैच कर देंगे और सबको भेज देंगे, अगर टाइम रहा तो। अगर टाइम रहा तो ये होगा, अगर टाइम नहीं रहा तो हम जनरल मीटिंग पर डायरेक्टली रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पर एनसीएलटी को लगा कि आपके पावर का मिसयूज हो रहा है तो क्या रीड आउट किया जाएगा? नहीं, आपका रिप्रेजेंटेशन रीड आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। स्पेशल नोटिस यहाँ दिया, कंपनी ने आगे बढ़ाया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर हो गई है, ठीक है सर। अब आगे का आप हमें ये बताइए कि जो वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुई है, उस वैकेंसी को हम कैसे फिल करें? तो उस वैकेंसी को फिल कर सकते हो स्पेशल नोटिस के साथ में अनादर डायरेक्टर को सेम मीटिंग के अंदर आप यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हो। इफ़ नॉट, आप कैजुअल वैकेंसी में 161(4) में जा सकते हो और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे और आगे जनरल मीटिंग में वहाँ पर उसको अप्रूवल मिलेगा। आप ये बात बताइए सर, टेन्योर कितना रहेगा इस बंदे का? टेन्योर रहेगा रिमेनिंग पीरियड जितना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए रिमेनिंग पीरियड। अब आखिरी पॉइंट बस बताइए, क्या कॉम्पनसेशन इस बंदे को मिलेगा? यस, कॉम्पनसेशन, डैमेजेस का पैसा इस बंदे को मिलेगा। पूरी बात कौन सी हुई है? पूरी बात सेक्शन 169 की हुई है। क्या ट्रिब्यूनल वाले बंदा जो है 242, क्या उसकी बात यहाँ पर हुई है? नहीं हुई है। तो पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूरा फ्लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आइए मेरे साथ में 242 वाले की बात कीजिए भैया, कि क्या जो ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट किया था उसका रिमूवल कैसे होगा? तो भैया इसका रिमूवल भी ट्रिब्यूनल ही कर पाएगा। ट्रिब्यूनल से आया था, ट्रिब्यूनल से जाएगा। 241 के अंदर कुछ लोग अगर यहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं ट्रिब्यूनल को, किसके लिए भैया? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की अगर कंप्लेंट आई है, उसको रोकने के लिए किन्हीं लोगों ने ट्रिब्यूनल को अगर यहाँ पर एप्लीकेशन भेजी है, ठीक है, कि भैया इस डायरेक्टर को आप हटाओ, तो ट्रिब्यूनल उस डायरेक्टर को हटा सकता है। बट यहाँ पर बात क्या है, ऊपर क्लेम मिल रहा था, कॉम्पनसेशन मिल रहा था, क्या यहाँ पर लॉस ऑफ ऑफिस का कॉम्पनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा यार। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आप अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो मतलब बाहर निकाले जा रहे हो। कॉम्पनसेशन की बात कहाँ कर रहे हो यार? इतना ही नहीं, अगले 5 साल के लिए ना
डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बट ट्रिब्यूनल ये एप्लीकेशन आते ही उस पर्सन को हटा दे ज़रूरी है क्या? नहीं 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 नहीं। ट्रिब्यूनल के पास में पावर है कि वो टर्मिनेट भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। किसको? किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हुआ है उस कंपनी के बीच में और उसके डायरेक्टर के बीच में, ठीक है, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को वो चेंज कर सकता है जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल को जस्ट लगे और इक्विटेबल लगे। तो ट्रिब्यूनल के पास में हमेशा रिमूव करने की पावर तो है ही, बट सिर्फ वही सोल्यूशन है ऐसा नहीं है, वो ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकता है। इन शॉर्ट 242 वाले पर्सन को हटाएगा कौन? ट्रिब्यूनल ही हटाएगा 241 की एप्लीकेशन के साथ में। कॉम्पनसेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा और 5 साल के लिए उसका अपॉइंटमेंट आगे रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेक्शन 169 भी दोस्तों। 167, 168 और 169, ठीक है। 167 की अगर हम बात करें तो वेकेशन के हमने टोटल यहाँ पर 7 तरीके देखे हैं। 7 तरीकों में कौन कौन आया है? सेक्शंस मैंने आपको याद करवाए थे 164 और 184, ठीक है। सो 164 एंड 184, 12 महीने के लिए बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी। 217 में ट्रिपल आई यानी कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में आपने हेल्प नहीं करी, ठीक है। 12 मंथ्स तक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी, डिस्क्लोज नहीं किया इंटरेस्ट आपने, डिस्क्वालीफाई हो गए आप। आपको कैश में आप थे इसलिए आपको यहाँ अपॉइंट किया था, अब आप कैश में नहीं बचे, यानी कि आप होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में किस पोस्ट पे थे, अब वो आप उस पोस्ट पे नहीं रहे, तो यहाँ से भी हम आपको हटा सकते हैं। ऑफेंस 6 मंथ्स का और कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सब रीजंस यहाँ पर देखे थे, राइट ना। इन दोनों रीजंस में एक्सेप्शन क्या थे? हम आपको 30 डेज का टाइम देंगे, अपील और पिटिशन हो गई 7 दिन का और टाइम देंगे, फर्दर हो गई तो जब तक वो डिस्पोज नहीं होती तब तक का टाइम देंगे, तब तक आपको ऑफिस वेकेट नहीं होगा। वेरी गुड। रिज़ाइन की बात आई भैया, रिज़ाइन में सिंपल सी बात हुई भैया, DIR 11 की हुई है, DIR 12 की हुई है। पहले क्या होगा? तो पहला स्टेप होगा कि यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो कंपनी को नोटिस देगा राइटिंग में कि मैं जाना चाहता हूँ। दूसरे में क्या होगा? कंपनी भेजेगी DIR 12 में 30 दिन के अंदर किसको? ROC को, और वो क्या बोलेगी कि भैया ये बंदा जाना चाहता है, ठीक है। कंपनी अगर लेट होती है, नहीं करती है, तो डायरेक्टली जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर ROC को DIR 11 में 30 डेज़ के लिए बोल सकता है कि मैं जा रहा हूँ भैया, ठीक है। रेजिग्नेशन सिंपल था। 169 का फ्लो क्या था? 169 का फ्लो था ट्रिब्यूनल वाला और बिना ट्रिब्यूनल वाला। ट्रिब्यूनल वाले को तो ट्रिब्यूनल ही हटाएगा, बिना ट्रिब्यूनल वाला जो था उसमें हमने देख लिया, स्पेशल नोटिस जाएगा कंपनी के पास में, स्पेशल नोटिस देंगे मेंबर्स की क्या औकात है, मेंबर्स देंगे 14 डेज़ पहले, 3 मंथ्स के पहले पहले, बस उससे पहले नहीं दे सकते। कंपनी स्पेशल नोटिस भेजेगी कंसर्न डायरेक्टर को, ये डायरेक्टर देगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इसको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, कैजुअल वैकेंसी से फिल कर सकते हो, सेम मीटिंग में स्पेशल नोटिस के साथ में आप अनदर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। सो ये तीनों सेक्शंस हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकते हैं दोस्तों, हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पर सारी बातें कर ली है, तीनों सेक्शंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और तीनों को एक साथ हमने इसलिए रखा है कि 3 कैटेगरी है जिससे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कैसे आप वेकेट करवा सकते हो, रिज़ाइन आप कैसे हो सकते हो, और आपको निकाला कब जा सकता है। तीनों ही सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो और देखिएगा, लास्ट वीडियो है वो इस पूरे पहले चैप्टर का, जिसमें सेक्शन 170, 171, 172 और DIN से रिलेटेड, DIN से रिलेटेड हमको सेक्शन देखने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।